बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं। इसके साथ साथ PTV स्पोर्ट्स लाइव फेसबुक के ऊपर भी आपको ये सहूलत हासिल है। यूट्यूब के ऊपर भी आप प्रोग्राम को लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आज शो का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप तफसीली जायज़ा लें पाकिस्तान क्रिकेट का, तो इतनी बैक टू बैक क्रिकेट है, इतनी डेवलपमेंट्स हैं कि उनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपसे ICC टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग की बात करनी है, जहाँ पर पाकिस्तान जो है एक बार फिर रैंकिंग्स में हमें नज़र आना शुरू हो गया। जब आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, सऊद शकील जो है टॉप 10 में आ चुके हैं। बहुत ही शानदार कारकर्दगी उनकी रही है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में, जो हाल ही में मुकम्मल हुई, जिसको पाकिस्तान ने 2-1 से अपने नाम किया। उसके बाद आप देखेंगे कि नुमान अली की बात की जा रही है। साजिद और नुमान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, तो नुमान जो हैं वो भी रैंकिंग्स के अंदर आ चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। रैंकिंग्स हमेशा से ज़रूरी होती हैं जब आप इनकी बात करते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, तो कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इससे पहले हमने देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक ऐसा भी दौर था जब अगर आप रैंकिंग्स की बात करें तो ना सिर्फ आप उनको डोमिनेट कर रहे थे, जबकि ऑलराउंडर्स की कैटेगरी हो, बैटर्स, बॉलर्स में, इन तीनों फॉर्मेट्स में आपको आपके प्लेयर्स नज़र आते थे। लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फुकदान रहा है। अब से हम दोबारा देख रहे हैं कि ये दोबारा कुछ प्लेयर्स के चर्चे जो हैं वो रैंकिंग्स में होना शुरू हो गए हैं। तो इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। बाकी खिलाड़ी भी अब मेलबर्न पहुंच चुके हैं। टीम के कुछ खिलाड़ियों ने आज प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लिया। काफ़ी खिलाड़ी जो हैं उन्होंने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के ऊपर काम किया। बहुत ही ज़बरदस्त ये टूर होने वाला है। यहाँ पर हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, और ये टूर क्योंकि पाकिस्तान की अगर आप अभी कुछ ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट देखें, अभी हाल ही में हमने काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट अपने घर में खेली है, तो फिर जब आप ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जा रहे हैं, वहाँ पर एक्लामेटाइज कैसे होना है, क्या पाकिस्तान का वहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, क्या वीक पॉइंट है, किस चीज़ पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप वाइट बॉल फॉर्मेट खेल रहे हैं तो वहाँ पर सक्सेस किस तरह आपको मिलेगी, ये एक बहुत अहम सवाल है। ख़ास तौर पर अगर आप बैटर्स की बात करते हैं, रन्स बनाना पड़ेंगे तेज़। आप ज़ाहिरी बात है, मेरे ख्याल से इनिंग्स कंस्ट्रक्ट भी करनी है, लेकिन रन्स कैसे बनाने हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट आपको स्ट्रॉन्ग होना है, किस तरीके से खेलना है। बॉलर्स की एक नई हिकमत अमली है। बहुत अरसे से हम अपने फास्ट बॉलर्स को तनकीद का निशाना ज़रूर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, लेकिन अब एक मौका ज़रूर है उनके पास कि वो यहाँ पर एक अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करें। साथ ही साथ हमारी फील्डिंग बहुत बेहतरीन होना है, तो उस बारे में भी ज़रूर हम बात करेंगे। उसके बाद आपसे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2024 की बात करेंगे। वहाँ पर जितने मैचेस हो रहे हैं, जो टीम्स हिस्सा ले रही हैं, पाकिस्तान का प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है, इसको मज़ीद हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस चीज़ का तफसीली जायज़ा लेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब मोहसिन नकवी साहब का कहना है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेडियम जो हैं वो तकरीबन तैयार हैं, डेडलाइन से पहले तैयार हो जाएंगे। और पाकिस्तान, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि पाकिस्तान तमाम इंटरनेशनल टीम्स को पाकिस्तान में उनकी मेज़बानी के लिए तैयार है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की बात हम कर रहे हैं, ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 पाकिस्तान में होनी है। और अगर आप तफसीली जायज़ा लें, जितना भी काम जारी है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। मैं अभी हमारे मेहमानों से भी ये जिक्र कर रहा था कि कुछ तकरीबन अरसा पहले ही, तकरीबन हफ्ता 10 दिन की बात है, चक्कर भी लगा तो देखा कि काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, ख़ास तौर पर कज़ाफ़ी स्टेडियम की जब आप बात करते हैं। तो वो जो डेडलाइंस हैं, आपको याद होगा शाहजी ने भी एक दफ़ा निशानदेही की थी कि उन्होंने वो वीकली डेडलाइंस वो एक किस्म की लेकर चल रहे हैं, और मोस्ट प्रॉबली वो डेडलाइन से पहले ही काम मुकम्मल हो जाएगा। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है। एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर अगर आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम बार बार बात करते हैं। फ़िलहाल तो ये 3 स्टेडियम्स हैं जिनको हमने रिफॉर्म करना है, और मुझे उम्मीद है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का एक चैप्टर जो मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद हम बहुत सारी क्रिकेट पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ स्टेडियम्स में जो देखेंगे, उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट भी शामिल है, उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट ज़रूर मिलेगी। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। साथ ही साथ आपको एक और मैंने बात ज़रूर बतानी है जो आज शो का हिस्सा बनाएंगे, और वो ये है कि मुझे बताया गया, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मालूमात में तो इजाफा होता रहता है। हमारी कप्तान ने जिक्र आज हमसे किया कि अंडर 19 वुमेंस क्रिकेट की एक चैम्पियनशिप, जो एक टूर्नामेंट है, वो जारी है। इस बारे में बात इसलिए करना ज़रूरी है कि अक्सर मुझे लगता है कि हम वुमेंस क्रिकेट को हमेशा एक साइड सब्जेक्ट लेते हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत गलत है। अब बहुत ज़्यादा फोकस मेंस क्रिकेट पर ज़रूर रहा है। इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ थी, कप्तान तब्दील होना था, बहुत सी चीज़ें चलती रही हैं, लेकिन वुमेंस टीम को भी आपको एक नटशेल में नहीं आप रख सकते, आपको बाकायदा तौर पर उसको भी एक एज अ डिवीज़न ट्रीट करना है। तो अगर ये अंडर 19 टूर्नामेंट हो रहा है, तो कितने पाकिस्तान के इस वक्त स्पोर्ट्स चैनल हैं, कितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर इसको डिस्कस किया जा रहा होगा, या इनकी परफॉर्मेंसेस सामने आ रही होंगी। इवन मैं कहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मार्केटिंग टीम की जानिब से या डिजिटल टीम की जानिब से कितना इन चीज़ों को डिजिटल मीडिया पर लाया जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर T20 वर्ल्ड कप अगर देख रहे हैं और आपने अभी से इस यंग फॉर्मेट, मतलब यंगस्टर्स को इस फॉर्मेट से
आगे लेकर जाना है तो उनकी अभी से आप ब्रांड मेकिंग शुरू करें, और मेरे ख्याल से ये एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क होगा। तो इस बारे में हम ज़रूर एक तफसीली जायज़ा लेंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। मेहमानों से तारुफ़ कराने से पहले हमारे एक मेहमान आज हमें नहीं ज्वाइन कर सके, सैयद मोहम्मद अवैस, क्योंकि उनके वालिद साहब की तबीयत कुछ नासाज थी, तो उनके लिए हम दुआ गो हैं तमाम लोग स्पोर्ट्स 360 के कि अल्लाह ताला उनके वालिद साहब को सेहत अता फरमाए, और अवैस जो हैं वो जल्दी हमें इंशाल्लाह ताला ज्वाइन करेंगे वापस। तो मेहमानों का तारुफ आपसे कराते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन करें हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करिए। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोई शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शाह साहब? बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट के तजियाकार हैं, हमारे शो पर भी आप इनको देखते रहते हैं और बहुत सारी बातें इनसे क्रिकेट को लेकर हम करेंगे, जनाब खुरम शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे खुरम भाई? बहुत शुक्रिया आप भी हमें ज्वाइन करें। तो सना, तमाम चीज़ों से पहले जिस तरह आपने जिक्र किया और हम आज डिस्कस कर रहे थे कि एक वुमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है अंडर 19 का, पर्टिकुलरली वर्ल्ड कप का तो फोकस है। मैं आई एम इल इन्फॉर्म्ड, आई एक्सेप्ट दैट, बट आई थिंक बहुत सारे लोग हैं और बात वही है कि हमारे एंड पर या मीडिया के एंड पर तो ये एक लैप्स है ही, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पीसीबी की डिजिटल टीम हो बड़ी अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें हम देखते रहते हैं, तो ऐसे टूर्नामेंट्स को भी बाकायदा तौर पर ब्रांड करना चाहिए आपको। बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छा किया आपने इसको इंक्लूड करके, क्योंकि जनवरी में मलेशिया में 18 जनवरी से ऑनवर्ड्स 15-20 दिनों का अंडर 19 वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसमें पाकिस्तान की लड़कियों ने भी पार्टिसिपेट करना है। और पिछली अंडर 19 में उनकी ठीक परफॉर्मेंस थी, जिस तरह की तैयारी हमने उनको करवाई थी, या जितना कम अरसा हमने अंडर 19 प्लेयर्स पर लगाया, उस हिसाब से उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो अब पिछले कोई महीने पहले होना था ये टूर्नामेंट, जिसमें सारी टीम्स तश्कील दे दी गई और उसके बाद एकदम से कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है, उसको महीना डिले किया गया। अब जाके ये टूर्नामेंट हुआ है, क्योंकि आप सोचें कि अभी तक आपके पास एक अंडर 19 टीम फाइनल ही नहीं है, और नवंबर का महीना आ गया और जनवरी में उनका वर्ल्ड कप खेलने जाना है उन्होंने। तो फिर हम बाद में तनकीद करते हैं, जी हमारे प्लेयर्स अच्छे नहीं हैं, हम इन पे पैसा क्यों लगाते हैं। ना तो आप पैसा लगा रहे हैं, ना आप उनको सही टाइम पर एक टीम दे रहे हैं कोच को। तो ये चीज़ें ज़रूर देखने वाली हैं। कुछ छोटे मोटे स्कोर्स ईमेल्स पे कभी कभी आ जाते हैं, वहाँ पर देखने में जो अभी तक मैंने देखा है पीसीबी की जानिब से जो एक दो ईमेल्स आई हैं, काफ़ी लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। एलसीसीए के अंदर ये मैचेस हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब पिच की क्या कंडीशंस हैं इस टाइम पर, क्या बाउंड्री साइज़ क्या रखेंगे, ये सब चीज़ों को हमें मुआयना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको वर्ल्ड लेवल पर कम्पीट करना है, अंडर 19 अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट हो गया है वुमेंस क्रिकेट के अंदर। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले कोई सोचता भी नहीं था, सिर्फ एक दो टीम्स अपने अंडर 19 को डेवलप करी थी, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया हो गए। पर आज अगर आप देखें तो हर टीम के पास बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का अंडर 19 मौजूद है। इवन आयरलैंड टाइप जो टीम है उनका स्ट्रक्चर, स्कॉटलैंड से बहुत इंप्रेस जी, तो उनका स्ट्रक्चर हमसे बहुत बेहतर है अंडर 19 में। तो हम लोग बांग्लादेश का बहुत ज़बरदस्त, मैंने पहले भी इधर जिक्र किया कि बांग्लादेश के सिलेक्टर्स ने लास्ट वर्ल्ड कप में जब टीम सेलेक्ट की थी तो 60% उनकी जो टीम थी पिछले अंडर 19 वर्ल्ड कप में विल बी एलिजिबल टू बी सिलेक्टेड इन दिस वर्ल्ड कप। तो पहले उनकी ये सोच बड़ी अच्छी थी कि कंटिन्यूटी मिले प्लेयर्स को। दूसरा, उसमें से 4 से 5 प्लेयर्स उनकी सीनियर टीम्स में 2 वर्ल्ड कप खेल के आएंगे। तो आप ये सोचिए कि कितनी एक एक्सपीरियंस लेके आएंगी। मैंने पिछले अंडर 19 वर्ल्ड कप में मेंटोरशिप की है लड़कियों की, एक भी शायद रूप शाह अब जाके ये वर्ल्ड कप खेली हैं और वो भी 1 या 2 मैच खेले हैं। उसके अलावा अंडर 19 से कोई भी प्लेयर हमारा सीनियर टीम में नहीं आया, उसका हिस्सा नहीं बना। तो अब ऑब्वियसली जब आप उनसे परफॉर्मेंस मांगेंगे तो वो बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट होगा। तो आई थिंक इन चीज़ों पे हम कहते रहते हैं ग्रास रूट पे काम करें, पर जैसे आपने कहा पीसीबी मार्केटिंग हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, आपके न्यूज़ चैनल्स हो, सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है कि आप उस पर फोकस करें। जब आप फोकस करेंगे तो जो डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा उसको काम करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है आप एग्री करेंगी बिकॉज यूर अ ब्रॉडकास्टर योरसेल्फ, हम भी एक ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं। पाकिस्तान की हाल ही में टेस्ट सीरीज़ मुकम्मल हुई है, अब इसके बाद ब्रॉडकास्ट एलिमेंट क्रिकेट को लेकर कोई ऐसी चीज़ नहीं है पाकिस्तान रीजन के लिए जो हम कहें कि प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो पीसीबी के लिए हम एक अच्छे, आई थिंक वेर अ गुड क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियली बड़े स्टेबल है, तो आप इस तरफ ला सकते थे क्योंकि अगर आपके पास इतनी टाइमलाइन और आपके पास स्लॉट खाली है तो आप इस तरफ जाएं कि आप ब्रॉडकास्ट कराएं ऐसा टूर्नामेंट। अगर ब्रॉडकास्ट नहीं भी कर सकते, लाइव स्ट्रीमिंग तक तो आप जा ही सकते हैं ना, या चलें वो भी नहीं कर सकते तो जैसे आपने कहा सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाएं, वहाँ पर थोड़ा सा एजुकेट करें लोगों को कि क्या हो रहा है, कौन परफॉर्म कर रहा है, एक ईमेल पे भेज देना। क्योंकि जब तक आपको विजुअली कोई नज़र नहीं आता, जब आपने स्टार्स बनाने होते हैं तो आपको विजुअली भी उनको पहचान बनानी पड़ती है और उनकी जो स्टैट्स वगैरह होते हैं वो भी आपको
ज़रूर आम लोगों से शेयर करने पड़ते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं गोइंग फॉरवर्ड। अगर हमने अंडर 19 लेवल पर अच्छी कारकर्दगी दिखानी है तो प्लेयर्स को ये रिकग्निशन मिलना, ये सपोर्ट मिलना बहुत अहम होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से हम बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी हम सब पर आती है कि हम सब ने ये चीज़ें उजागर करनी है, इनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। बट मोई शाह साहब, वुमेंस क्रिकेट को लेकर आप क्योंकि लिखते भी हैं क्रिकेट के सब्जेक्ट पर, एडमिनिस्ट्रेटिव भी चीज़ें आप देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अभी हाल ही में मैं आपसे गुफ्तगू भी कर रहा था कॉरिडोर्स में कि बहुत सारी असामियाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ रही हैं, बहुत सारी तब्दीलियाँ हो रही हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर। तो वुमेंस क्रिकेट को लेकर क्या खबर है वर्ल्ड कप के बाद भी, और अभी भी अगर हम देखें तो वो हमारा रेटरिक वही एक सेकेंडरी सब्जेक्ट का है, लेकिन प्राइमरी उसको उसमें कोई ऐसे मेरे ख्याल से एक हंगामी तौर पर एक कोई ऐसी चीज़ हो, आप कोई कमेटी बनाते हैं, कुछ भी होता है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। अच्छा, एक बात बड़ा ज़रूरी है यहाँ अहमद करना कि आपको पता है कि वुमेन क्रिकेट में टैलेंट निकालना इतना आसान नहीं है। हम अभी तक वो फेस कर रहे हैं, बड़ी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं कि अच्छा टैलेंट खासकर अंडर 19 लेवल से आपको मिल जाए। ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसका बाकायदा प्रिंट मीडिया इसको कवर कर रहा है। शायद आपकी नज़र से ना गुजरा हो और शायद काफ़ी लोगों की नज़र से ना गुजरा हो, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अपडेट आती है। जिस तरह कल एक कोई लाइबा नासिर हैं 5 for 5 5 रन दे के उन्होंने 5 विकेटें ली, 37 पे पूरी टीम आउट हो गई। अब लो स्कोरिंग मैच बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बेसिक नॉलेज क्रिकेट का या टेक्निक्स क्रिकेट की वो इस लेवल पे खासकर देखें, ये टेक्निक्स जो मेन में सिखाई जाती हैं वो 13, 14, 15, 16 साल में सिखाई जाती हैं, लेकिन ऐसा कोई मैं कहता हूँ स्टेज नहीं है वुमेन क्रिकेट के लिए कि जहाँ वो अपनी टेक्निक थोड़ी बेहतर कर सकें कि बाय द टाइम दे इंटर अंडर 19 क्रिकेट। वो अंडर 19 क्रिकेट से इंटर होने से पहले उनको पता होना चाहिए कि बैट किस तरह पकड़ना है, स्क्वायर कट किस तरह खेलनी है, ग्लास किस तरह करना है, हुक है तो किस तरह मारनी है, पुल किस तरह मारनी है, फास्ट बॉलर रिदम उसका जो उसका रन अप है वो कैसा है, कोई फॉल्ट तो नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज तो नहीं है। यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है। उसकी वजह से क्या होता है कि वुमेन क्रिकेट में अंडर 19 लेवल पे एक मैं समझता हूँ कि वो एकेडमी की शक्ल अख्तियार कर जाता है, ना कि वहाँ पे एक कंपटीशन की शक्ल अख्तियार करना। आप शायद मेरी बात ये समझे हो कि वहाँ वो सीखने का अमल शुरू हो जाता है, हालांकि सीखने का अमल नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई सेटअप क्रिकेट बोर्ड ज़रूर करे कि जिस सेटअप से कम से कम एक जूनियर लेवल पे, अंडर 13 लेवल पे, अंडर 16 लेवल पे कम से कम आप वो जो अंडर 19 खेलने वाली लड़कियां हैं या अंडर 19 खेलने वाली जो यूथ है उसको पता होना चाहिए कि हमें हमारी टेक्निक में जो फ्लॉज थे वो हमने पहले दूर कर दिए ताकि कंपटीशन थोड़ा बेहतर हो। यहाँ अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली यहाँ वो लेवल पे वो क्रिकेट आपको नज़र नहीं आती वुमेन क्रिकेट में। फिर वहाँ से आपकी टेक्निक बेहतर होना शुरू होती है और फिर वो सीनियर करते करते 2, 3, 4 साल आपके लग जाते हैं। बिल्कुल वो काम नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये बात अच्छी की है कि होना चाहिए, स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, थोड़ा देखें, लोग भी देखें। अच्छा, प्रिंट मीडिया से तो कोई गिला नहीं है, वो तो शुरू से लेकर आज तक सब कुछ प्रिंट मीडिया ही कर रहा है। वो तो मैंने बात जी की है शाजी के एक ईमेल जरूर आ रही है, पर जो आप बता रहे हैं ना वो सिम्टम्स हैं कि हो क्या रहा है, पर कॉज ये है कि आपके पास ग्राउंड ऐसे नहीं है जहाँ लड़कियाँ खुलेआम जाके प्रैक्टिस कर सकें। लड़कों की तरह आप गलियों में जाके खेल नहीं सकते। तो ये जो कट पुल और ये सब चीज़ें, एक गेम अवेयरनेस आनी है, वो कैसे आएगी जब आप फैसिलिटीज़ उनको 5 दिन पहले देंगे टूर्नामेंट। सना मीर को कैसे आई थी? मैंने गली मोहल्ले में खेला था क्योंकि मेरे वालिद आर्मी में थे और मेरा बड़ा भाई मेरे साथ जाता था। तो अब ये तीनों कंडीशंस हर लड़की को मैसर नहीं है कि वो ये मेरा कहने का मकसद भी बिल्कुल यही है कि आप कोई ऐसे वे आउट निकालें कि जहां 13, 14, 15, 16 साल की जो बच्ची है उसको कम से कम सीखने का तो मौका मिले ना। अपने आप को एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो अपने आप को सेटल कर सके कि ये जी मेरे में ये खामियां हैं, मेरी टेक्निक में ये प्रॉब्लम है, मेरे रन अप में ये प्रॉब्लम है। अगर फास्ट बॉलर है तो किस तरह करनी चाहिए, स्पिनर है तो बॉल पकड़ के और स्पिन किस तरह उसको बॉल को आपने करना है। ये सारी चीजें अंडर 19 टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आपको पता होनी चाहिए। कैंप्स लगाएं आप। लेकिन मसला ये है कि हम कुछ लड़कियां इकट्ठी करते हैं एक शहर से दूसरे शहर से, कुछ थोड़ा बहुत हम डायरेक्ट हम जाके अंडर 19 लेवल पे हमने क्या करना है, ट्रायल करा देने हैं। 1-2 लड़कियां जो अच्छी नजर आएंगी उनको अपनी टीम से, ये नहीं है। आपको अंडर 16, अंडर 17 पे लड़की को
सही प्रिपेयर करके अंडर 19 टूर्नामेंट खिलाना है, फिर जाके कुछ फायदा इसमें एक चीज बिफोर हम टॉपिक पे आगे जाएं, खुर्रम भाई के एक ज़रूर मैं बात ऐड करना चाहूँगी कि क्योंकि मैं आईसीसी की मीटिंग्स का हिस्सा भी होती हूँ, जिस वक्त पहली बार अंडर 19 टूर्नामेंट अंडर 19 वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान जो एक्चुअल क्वालिफिकेशन है उसमें पूरा नहीं उतरा था, क्योंकि क्वालिफिकेशन के जो KPIs थे वो ये थे कि आपके पास अंडर 13 लेवल पर कैंप्स हों, आपके पास स्कूल क्रिकेट हो, आपके पास अंडर 16 लेवल पर आपने काम किया हो। हमने कुछ भी नहीं किया हुआ था, आयरलैंड ने किया हुआ था, बांग्लादेश ने किया हुआ था। हमें सिर्फ और सिर्फ जो इंक्लूजन मिला था वर्ल्ड कप में इस वजह से कि हम फुल मेंबर हैं। फुल मेंबर का मतलब आपकी मेंस टीम भी ODI स्टेटस है, टेस्ट स्टेटस है, आपकी वुमेन्स टीम के पास भी। हम टोटली एक फुल मेंबर होने की वजह से हमारी टीम यानी अगर आप उस एलिमेंट को निकाल दें तो आप क्वालीफाई हम तैयार नहीं थे, हमारी लड़कियां। तो जब तक आप तैयारी नहीं कराएंगे तो फिर आप उनसे परफॉर्मेंस कैसे मांगेंगे? जनाब खुर्रम सिदात साहब, आप PCB के स्ट्रक्चर से बखूबी वाकिफ़ हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर आप वुमेंस क्रिकेट के स्ट्रक्चर को देखें, जैसा मैंने कहा कि एक सेकेंडरी सब्जेक्ट ही ट्रीट हुआ है, मेंस क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस रहता है, कल्चरली भी यही चलता आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। लेकिन क्या ये मसाइल हैं, इनको कैसे इंप्रूव? अब जिस तरह शाह साहब ने जो बात की, हम मेंस क्रिकेट में तो फॉरेन मेंटोर्स लगा देते हैं, तो ये भी एक ऐसा लेवल, अगर आप इसकी डिजिटल कैंपेन बेहतर कर लें तो यहाँ भी मेंटोर्स ले आएँ। नहीं, देखें सबसे अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि देखें विमेंस के टूर्नामेंट होने स्टार्ट हुए हैं और क्रिकेट बोर्ड ने देखें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। क्रेडिट जाता है मोहसिन नकवी साहब को। और देखें अगर विमेन टीम में भी देखें या मैनेजमेंट साइड पे देखें ओवर द ईयर्स सना भी इस चीज़ से एग्री करेंगे। दो मैं लोगों के नाम लेना चाहूँगा। एक आयशा अशर हैं, ओवर द ईयर्स जो हैं मोर देन 2 डेकेड से वो हैं वुमेन क्रिकेट को भी देख रही हैं, और साथ में आयशा जलील जो हैं। और देखें आपको पता है कि कोचेज़ वगैरह चेंज होते रहते हैं, चेयरपर्सन चेंज होती रहती हैं, पर ये जो है वो एक सिस्टम का परमानेंट हिस्सा है। और रिसेंट टाइम में जिस तरह से पहले होते थे, ज़ेगम अब्बास मैनेजर ऑपरेशंस होते थे NC के अंदर, वो वुमेंस विंग के अंदर चले गए। कुछ अरसे के लिए शायद असलम भी आए थे, वो भी हेड कर रहे थे विमेन, तो उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ पे इन्वेस्ट किया था। और दूसरा देखें ये सही चीज़ हाईलाइट की है कि देखें आपका ग्रास रूट जो ना खासकर विमेन का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका मैं KLI से स्टार्ट करता हूँ, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में। आप यहाँ पर देखें तो विमेंस की कितनी अकेडमीज़ हैं, आपको सिर्फ लिमिटेड नज़र आएंगी। कराची में भी जाएंगी 2-3 आपको अकेडमीज़ नज़र आएंगी जो विमेंस क्रिकेट को करा रही हैं, जाका वगैरह हैं। फिर इधर भी आपको शालीमार वगैरह में नज़र आएगी, और लाहौर में भी इक्का दुक्का जैसे कैनेट कॉलेज वगैरह वो हैं, पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं। और देखें परमानेंट बेसिस पे क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ग्रास रूट पे इनके जिस तरह से क्लब्स वगैरह होते हैं तो क्लब्स भी बनाए, इसके ऊपर इन्वेस्ट करें। देखिए खुशाइन बात ये है कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, तो अब इनको क्लब क्रिकेट के अंदर भी इंडक्ट किया जाए। इनके क्लब के भी टूर्नामेंट्स होने चाहिए जिससे आपका ग्रास रूट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि ग्रास रूट लेवल पर आपने किस तरह चीज़ों को, क्लब हों, अकेडमीज़ हों, यहाँ से इम्प्रूव करना है। हाल ही में हमने देखा कि एक स्कूल क्रिकेट का टूर्नामेंट भी कराया गया मेंस के लिए, मतलब अगर आप मेल क्रिकेटर्स की बात करें, और उसको बाकायदा तौर पर ब्रॉडकास्ट भी किया गया था। रमज़ान के अंदर गालिबन वो टूर्नामेंट हुआ। आपको लगता है कि इतना पूल हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या है कि एटलीस्ट आप लड़कियों के लिए भी कोई स्कूल क्रिकेट का टूर्नामेंट इस तरह का आगाज़ कर लें, शहरों से आगाज़ कर लें, KLI से आगाज़ कर लें, जैसे आपने कहा? नहीं बिल्कुल, देखें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी काफ़ी ज़्यादा आपको पता है यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस हैं। फिर आपके प्राइवेट सेक्टर में जाएँ तो इनमें से काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा प्रोडक्ट आ सकती है, जिनको आप इंगेज करके आप उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। देखिए आप ये कंपलसरी कर दें स्कूल्स वगैरह के लिए कि आपने क्रिकेट की टीम बनानी है, फिर उनके आप मैचेस वगैरह कराएं। तो इसी तरह देखें जैसे मेल सेक्टर में होता है, आप इसमें फीमेल सेक्टर्स में भी इसी तरह करें। अच्छा, आपने सना, आप इस पर क्योंकि बेहतर मेरे ख्याल से कमेंट कर सकती हैं कि स्कूल्स के हद तक, जैसा खुर्रम ने भी कहा कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि स्कूल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स सेटअप है, प्राइवेट स्कूल्स का और गवर्नमेंट स्कूल्स का। खाली इस्लामाबाद की अगर मैं बात फ़िलहाल कर लेता हूँ, बास्केटबॉल की तो बहुत अच्छी टीम्स नज़र आती हैं, इवन फुटबॉल की भी, फुटसल की भी नज़र आएंगी। क्रिकेट को कैसे मैंडेटरी कर सकते हैं? आपने खुद भी क्योंकि बास्केटबॉल वगैरह खेली है, तो वो फिर एक कंपैरिजन इजी हो जाता है। बिल्कुल, आई थिंक देखिए पहली तो ये चीज़ है कि एक और जगह पर जहाँ पे हमें डिफ्रेंसिएशन नज़र आती है लड़कियों और लड़कों में, कि जब आप फॉर एग्जांपल को एजुकेशन भी इवन स्कूल हो तो वहाँ पर भी जो लड़कों की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं उनका बहुत डिफरेंस होता है जो लड़कियों की स्पोर्ट्स फैसिलिटी हैं। टाइमिंग्स का भी, अगर एक फैसिलिटी है तो उसमें भी टाइमिंग्स इतने मैच नहीं करते। आप बड़े बड़े ग्राउंड्स की बात कर लें, आप स्विमिंग पूल्स की, इधर बड़े बड़े क्लब्स की बात कर लें, तो जो सबसे फारग टाइम होता है वो लड़कियों के लिए रखा जाता है और बाकी टाइम्स जो हैं वो आदमियों के लिए रखे जाते हैं। ये एक अनफॉर्चुनेटली खाली पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया में इसी तरह से चीज़ होती है कि
इतना ज़्यादा सोचा नहीं जाता लड़कियों के बारे में। और जहाँ स्कूल्स कॉलेजेस की बात है वहाँ पर भी अगर खाली लड़कियों का स्कूल या कॉलेज है वहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए इतना बड़ा एरिया बहुत कम, खाली शायद गवर्नमेंट स्कूल जैसे हैं जहाँ पर आपके पास एरिया मौजूद होगा, वरना आम स्कूल के अंदर वो एरिया ही मौजूद नहीं है जिसके अंदर आप बहुत खुल के क्रिकेट जैसी गेम खेल सकें। तो उसमें फिर आपको जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं या जो आपके इवन एकेडमी ग्राउंड है, इसीलिए वहाँ पर आपके पास एक टाइम फ्रेम जहाँ पे आप लड़कियों के लिए मुख्तस कर दें। अगर आप रखेंगे सुबह 9 से 10 से 12 बजे आके लड़कियाँ खेल लें, बाकी 5 बजे के बाद सिर्फ लड़के खेलेंगे, तो ऑब्वियसली स्कूल छोड़ के तो कोई लड़की आके ग्राउंड में क्रिकेट नहीं खेलेगी। तो ये टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम उनको फैसिलिटेट कर क्या रहे हैं। फिर ऑब्वियसली मोबिलिटी का इशू होता है। तो स्कूल्स और कॉलेजेस में ऑब्वियसली एक ऐसे अगर हमारे पास एनवायरनमेंट हो जहाँ पर हम लोग इवन टेनिस बॉल के साथ भी क्रिकेट को शुरू करें। इनिशियली हमारे बहुत से क्रिकेटर्स टेप बॉल से खेल के निकले, मैं खुद टेप बॉल से खेला है गलियों में, लेकिन जब आप स्कूल लेवल पर इवन टेनिस बॉल से शुरू करते हैं और इवन बास्केटबॉल कोर्ट से शुरू कर सकते हैं, सिर्फ आपको उनको एक आइडिया देना शुरू कर दें कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन क्या है, प्रॉपर बॉलिंग एक्शन क्या है, फील्ड प्लेसमेंट्स कौन सी हैं, वो आइडिया भी आ जाए तो जो शाजी बात करें कि बाय 13-14 उनको एक गेम सेंस ज़रूर हो जाएगी और एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, वहाँ से उनको हार्ड बॉल पे लेके जाना ज़रा आसान हो जाएगा। अच्छा, बड़े मिक्स्ड इमोशंस हो जाते हैं व्हेन आई सी माय ओन, तो वो थोड़े मुझे लगता है कभी अगर कनेक्ट ना हो पा रही हो तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगी। तो मैं कहूँगा इट्स ओके, इट विल टेक टाइम। तो हम ज़रा रिजल्ट ओरिएंटेड भी फॉरन हो जाते हैं ना कि आप यार टाइम दें थोड़ा सा। बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत I think जल्दी वो तो हो बहुत जाता है। ज़रूरी है, पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है। रैंकिंग्स के ऊपर ज़रूर हमने बात करनी है और आईसीसी की जो रैंकिंग्स है उसमें पाकिस्तान के काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वो मेरे ख्याल से खबरों में रहेंगे। सऊद शकील हैं, नुमान अली हैं, शानदार कारकर्दगी रही है। दौरा ऑस्ट्रेलिया भी अब साथ आ गया है, तो वहाँ पर कैसी परफॉर्मेंसेज होती हैं? खुरम क्या कहना चाहेंगे? इन दोनों को साइड बाय साइड देखते हैं। रैंकिंग्स सऊद शकील का नाम आ रहा है, नुमान आए हैं, एक बार अच्छा लग रहा है हम रैंकिंग्स की दोबारा से बात कर रहे हैं प्लेयर्स के लिए, और फिर साथ ही साथ दौरा ऑस्ट्रेलिया कितना ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? देखिए, सबसे पहले रेटिंग के हवाले से माशाल्लाह रैंकिंग में पाकिस्तान के आए हैं। आपको पता है कि पहले बाबर आजम भी रहे हैं और फिर मोहम्मद रिजवान भी रहे हैं, और अब खुशाइन बात है कि सऊद शकील भी हैं। आपको पता है कंटिन्यूसली ये परफॉर्म करते हुए आए हैं, बांग्लादेश की सीरीज़ में भी देखें, रिसेंट सीरीज़ में भी, और नुमान अली की देखें बहुत अच्छी इंडक्शन है। आपको पता है कि ये पिछले 16-17 सीज़न से जो है कंटिन्यूसली ये परफॉर्म कर रहे थे। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा कि बीच में ड्रॉप हुए, बाकी उनके काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था एज के हवाले से। देखें, अगर देखें इफ़ यू आर फुली फिट और आप परफॉर्म कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल टाइम देना चाहिए, उन्होंने प्रूव भी किया। और दूसरा, मैं उनको बचपन से जानता हूँ कि मेरे साथ ही ग्रूम अप हुए, साथ ही एक क्लब से खेलें। और दूसरा, जहाँ ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात की तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ है, और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के हवाले से और जिस तरह से पाकिस्तान की भी टीम जा रही है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया है यंग और सीनियर, जूनियर्स और सीनियर्स का। और स्पेशली आप देखें एक नई जिम्मेदारी है मोहम्मद रिजवान के ऊपर। मोहम्मद रिजवान ने डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, फ्रेंचाइज क्रिकेट में देख लें बहुत अच्छी उनकी कैप्टनशिप वगैरह रही है। और स्पेशली मैं देखें जहादात के हवाले से बात करूँगा, रिसेंटली जिस तरह से फ्रेंचाइज क्रिकेट में उन्होंने परफॉर्म किया, फिर अब्बास अफरीदी हैं, तो ये काफ़ी अच्छे वहाँ पे प्रोस्पेक्ट आपको साबित होंगे। अच्छा, ये रिजवान के बारे में पर्टिकुलरली आपको लगता है, क्योंकि मैंने कहा था कि एक टास्क ये भी है कि ड्रेसिंग रूम को वापस से मुत्तहिद करना है, तो ये टास्क रिजवान आपको लगता है इजीली कर पाएंगे क्योंकि ज़रा सबका ट्रस्ट उन पर बेहतरीन किस्म का? नहीं, बिल्कुल, देखें उनकी एक हारमोनी, अच्छी हारमोनी डेवलप है सब प्लेयर्स के साथ। आपने डोमेस्टिक में भी देखा जिस तरह से सबको लेके जाते हैं, और दूसरा टीम में है, और दूसरा उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। देखें वो डोमेस्टिक में भी आपको नज़र आई हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट में नज़र आई हैं, और देखें वो अपना पूरा फोकस रखते हैं। वो बिल्कुल नाइस गाय कैप्टन है, मतलब वो एडिटोरियन नज़र आपको नहीं आएंगे, ना बिजनेस लाइक नज़र आएंगे, वो टीम को लेके चलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपने वो नुमान के साथ खेलने वाली बात की, वो बड़े ज़बरदस्त मीम्स बन रहे थे उनकी एज को लेके। लोग बुजुर्गों की तस्वीर लगाकर तो कह रहे थे नुमान के क्लासमेट्स जो हैं वो मैच देखने आए हुए हैं तो खुरम भी जो है वो उसके अंदर ज़रूर उस मीम में शामिल हो रहे हैं। बट एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360 प्रोग्राम में अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट जावेद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम, जावेद आप? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जावेद, आपके पास मैं ज़रूर सवाल के साथ आऊँगा, बट मोहित शाह साहब, आपसे पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि रैंकिंग्स में पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो आ रहे हैं, ख़ासतौर पर सऊद शकील की बात की जा रही है, नुमान की बात की जा रही है, साथ ही साथ अब वाइट बॉल के लिए दौरा ऑस्ट्रेलिया आ गया है टीम ने। आज भी कुछ खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। कैसे देख रहे हैं चीज़ें साइड बाय साइड? ये 4 महीने बड़े पैक्ड हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए।
जी आज मैं सोच रहा था कि हम जब भी कोई नया कप्तान आजमाते हैं उसको ऑस्ट्रेलिया ही ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं। तो वो हमने शान मसूद को भी वहाँ भिजवा ऑस्ट्रेलिया दिया भेजा, बिल्कुल। और रिजवान को वहाँ भिजवा दिया। वहाँ से ट्रेनिंग लेके आनी पड़ती है और वो ट्रेनिंग बड़ी मुश्किल होती है, सख्त होती है। रिजल्ट्स कभी अच्छे हाल ही में, खासकर रिसेंट पास की हम बात करें तो कभी भी अच्छे नहीं आए ऑस्ट्रेलिया में। आपको पता है कि जिस तरह हम ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसी विकेट से, ऐसी कंडीशन से हम ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, तो ये नहीं है कि आप 3-4 दिन में जाके सेटल डाउन हो जाएंगे और 3-4 दिन में ही आप अब बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू कर देंगे। बड़ा मुश्किल है, चैलेंजिंग है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अच्छा कंपटीशन अगर टीम दे गई तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। ये ना हो कि वो एक तरफ 350 और दूसरी तरफ 150 पौने 200, ये वाला काम ना हो। अच्छा कंपटीशन दे, अच्छा पता लगे कि कोई टीम खेल रही है। थोड़ा बहुत हार जीत होती रहती है, अगर थोड़े रनों से, थोड़ी विकेटों से आप हार गए, लेकिन कप्तान के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और चैलेंज इस तरह है कि कप्तान एक्सपीरियंस तो बहुत है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में किस तरह खिलाना है टीम को, वो एक डिफरेंट ऑल टुगेदर वो डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट है। उसमें कितना वो पूरा उतरते हैं, कितना वो अपने आप को दिखाते हैं, कितने जो प्लेयर उनके साथ, खासकर जो यंगस्टर गए हुए हैं या ऐसे गए हुए हैं जो मर्जिंग में भी टूर कर चुके हैं, वहाँ थोड़ी बहुत उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, वो जो लेके गए हैं साथ अपना, वहाँ से वो लेके आए थे, उसको किस तरह वापस जाके ऑस्ट्रेलिया में वो दिखाते हैं कि हमने थोड़ा बहुत इस विकेट्स के बारे में हमने सीखा हुआ, समझते हैं और यहाँ हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखने वाली चीज़ होगी। मैं नहीं समझता कि कोई आउटराइटली पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा चांस है कि वो कोई ये सीरीज़ जीते, T20 जीते या वनडे जो पहले हो रही है वनडे जीते, लेकिन अच्छा कंपटीशन मैं ज़रूर एक्सपेक्ट करता हूँ। और दूसरा, आपने रैंकिंग की बात की, देखें रैंकिंग में जब आपके जो प्लेयर्स मुसलसल खेलते हैं और टेस्ट लेवल पे, ये टेस्ट की रैंकिंग आप बता रहे हैं, टेस्ट में अगर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और देते रहते हैं मुसलसल, तो वो टॉप की रैंकिंग में आ जाते हैं। सऊद शकील आए, नुमान भी काफ़ी अरसे बाद आए, लेकिन कुछ अगर जाके साउथ अफ्रीका में भी जो टेस्ट सीरीज़ हमारी हो रही है उसमें भी अगर इनकी बेहतर परफॉर्मेंस हुई तो फिर मेरा ख्याल है ये और अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं और ज़्यादा ऊपर। अच्छा, सऊद शकील को टेक्निकली अगर आप एनालाइज करें, जिस टेक्निक से वो खेलते हैं, आपको लगता है कि वनडे के अंदर भी एक परमानेंट इंक्लूजन हो सकते हैं, या आपको लगता है मैं अब आगे की तरफ देखना चाहिए और प्लेयर्स को देखें? नहीं, वो मुश्किल है। देखें वनडे में उनकी एडजस्टमेंट या लिमिटेड ओवर क्रिकेट में एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल है। वो टाइम लेते हैं अपने आप को, अपनी इनिंग ग्राफ्ट करने के लिए टाइम लेते हैं। फिर खासकर ऐसी जाके वहाँ पे जाके ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं कहता हूँ उनका कोई चांस इतना ज़्यादा मुझे नहीं नजर आता। ऐसे कुछ प्लेयर आपको रखने पड़ते हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए। और आप सारी दुनिया की टीम्स देख लें, आपको टेस्ट क्रिकेट के लिए 2-3 बैट्समैन, 2-3 बॉलर, हमने नहीं नुमान को हमने सेलेक्ट किया, नहीं हमने साजिद को सेलेक्ट किया, इसलिए नहीं किया कि उनकी ज़रूरत नहीं है लिमिटेड ओवर क्रिकेट। आप रिजर्व करते हैं, रिजर्व करते हैं उनको सीधा टेस्ट में खिलाएं। टेस्ट के लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है उनका और वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे हैं, मैं नहीं फील करता। लेकिन बात वही है कि पाकिस्तान को अब जो आगे सीज़न आने वाला वो बड़ा हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की कमिटमेंट्स हैं और इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट हमारी वही चैम्पियंस ट्रॉफी है कि हम चैम्पियंस ट्रॉफी को किस तरह डिफेंड कर सकते हैं, किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी अल्लाह करे और दुआ गो है कि सारी चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो। ये ना हो कि एक आध मैच बाहर हो रहा हो, एक इधर हो रहा हो, उस तरह पूरा एक सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है और उस तरह मज़ा भी नहीं आता, फॉलो करने का मज़ा नहीं आता। उम्मीद है कि इंडिया ज़रूर आएगा, पाकिस्तान आके खेलेगा, लाहौर खेले, कराची खेले, पिंडी खेले, जहाँ भी खेले, वो इंडिया को छोड़ दें, लेकिन आना ज़रूर चाहिए और होपफुली आएगा और एक बड़ा अच्छा इवेंट पाकिस्तान करने में कामयाब होगा। जावेद, 4-5 महीने जो अगले हैं, बड़ी ज़्यादा क्रिकेट उसमें नज़र आ रही है। वो जो कुछ तब्दीलियों का सिलसिला था, अभी वो कुछ तकरीरियाँ भी हैं, कुछ असामियाँ खाली हो रही हैं पीसीबी में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला तो उसी ज़ोरों शोर से। तो अगर आप इस टूर को देख लें, एनालाइज कर लें, रैंकिंग्स में भी कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं और ख़ास तौर पर मेरे ख्याल से दौरा ऑस्ट्रेलिया ना सिर्फ मुश्किल होता है, बल्कि वो उसका हमेशा प्लेयर के साथ उसको टैग भी फिर उसके पूरे करियर में किया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में उसने ये किया था। तो उस हिसाब से आप इस दौरे को कैसे देखें? देखिए, बहुत अहम दौरा है। जिस तरह शाह साहब ने बात की कि हम किसी भी कप्तान को आजमाते हैं, शान मसूद की मिसाल दी भी मौजूदा वाइट बॉल में रिजवान की, लेकिन इसके साथ साथ हमने जितने भी प्लेयर्स के डोमेस्टिक के हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो बड़े नाम बने हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया के टूर से ही बने हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाके उनका डेब्यू है, या तो वो बहुत ही ऊपर आ गए हैं, आउटस्टैंडिंग, मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं और, अगर उनको नहीं वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दे सके तो उसके बाद वो किसी सर्कल में भी नज़र नहीं आए।
किसी रिजर्व स्क्वाड में भी नज़र नहीं आए, डोमेस्टिक में फिर उन्होंने कम वहीं पर जो है उनका कैरियर उसी टूर तक रहा है। बहुत सारे नाम ऐसे हैं, यानी जिसको थैंक यू कहना है वहाँ भेज दें आप। जी हाँ ऐसे ही है। बहुत सारे के साथ हुआ जिनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। हालांकि बहुत सारे लेजेंड आपके भी सामने, शाह साहब के पास भी बहुत बड़ी एक हिस्ट्री पड़ी हुई है, क्योंकि एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के इन्होंने भी देखा है कि हमने बहुत सारे ऐसे डेब्यू वहाँ पर करवाए हैं, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड भी बने हैं, बहुत सारे ऐसे टूर्स के दौरान बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए कि बहुत सारे वो प्लेयर जो इस वक्त लेजेंड हैं उनके इब्तदाई मैचेस में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं ली, लेकिन उन्होंने फिर कमबैक किया और उन्होंने फिर प्रूफ भी दिया है। वो क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या इंग्लैंड या न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर देखा जाए तो वहाँ पर हमने बहुत सारे डेब्यू किए हैं। बहरहाल बात अगर की जाए कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर जिम्बाब्वे, वो जो हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, जो हमारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, उनके लिए भी बाकायदा जो है कि टूर जिम्बाब्वे वाला है, वहाँ से उन्होंने फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा पाकिस्तान। आप नायब कप्तान को भी जरा तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह काफ़ी अरसे से हम भी इसी प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे थे, शाह साहब से भी जो ऑफ द ईयर या ऑन एयर बात होती रही, तो उन्होंने कहा कि सलमान अली आगा का नाम जो है वो फेवरेट में है, वो गर्दिश कर रहा है। ये बात बारहा शाह साहब भी कह चुके हैं, हम इसी प्लेटफॉर्म से काफ़ी जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि उनमें फ्यूचर के लिए रिजवान के बाद अगर कोई नज़र आ रहा है तो फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट जो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी की बात करें, चेयरमैन की बात करें, सेटअप की बात करें, तो सलमान अली आगा जो है वो फेवरेट करार दे रहे हैं। लेकिन सलमान की एक और बात है कि मेरी ज़ाती ये राय है कि वो बहैसियत ऑलराउंडर, हमने देखा गुज़श्ता कुछ स्क्वाड में वो एज ए ऑलराउंडर जो है वो सिलेक्ट होते रहे, लेकिन उस तरह ऑफ स्पिन नहीं कर पाए जिस तरह के एक जेन्युइन बैटर के साथ एक जेन्युइन ऑफ स्पिनर भी हो। जिस तरह के बात, मिसाल के तौर पर शोएब मलिक की बात करें, मोहम्मद हफीज़ की बात करें, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे ऑलराउंडर थे जो उन्होंने प्रूफ दिया कि मैं अगर बैटिंग अच्छी, शाहिद खान अफरीदी की मिसाल हमारे सामने, कि अगर वो अच्छी बैटिंग किसी मैच में नहीं कर पाते तो अपने बॉलिंग और फील्डिंग से बड़े यूटिलिटी प्लेयर हैं जावेद। आई थिंक अगर आप इस पिछले पूरे अरसे में देखें जितनी चीजें नेगेटिव की तरफ जा रही थी, आई थिंक सबसे बड़ा पॉजिटिव सलमान अली आगा रहे हैं पाकिस्तान जी हाँ, उन्होंने टेस्ट में भी रन्स किए, वनडे में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह साउथ की बात हमने की है तो सलमान अली आगा के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। बाउंसी विकेट पर वहां पर ऑस्ट्रेलियन आपको इतनी आसानी से खेलने नहीं देंगे। एक खिलाड़ी हमारा हुआ करता था, वो बदकिस्मती से अब आजकल जो है वो काफी दूर चला गया है स्क्वाड से भी, हारिस की मैं बात करूंगा, हारिस सोहेल, वो बड़ा जबरदस्त जो है वो खेलता था बाउंसी विकेट पर, उसका ड्राइव बड़ा अच्छा था बाएं हाथ के, लेकिन उनके साथ उनके साथ कुछ मसले मसाइल जो है वो अंडर 19 से चलते हैं। वो एक सेपरेट सब, उसके लिए एक और तर्ज का शो जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन ऑफ स्पिनर्स बड़ी मेहनत करते हैं, कीपर कैच ना पकड़े तो बहुत ज्यादा बहुत बड़ी मेहनत होती है। देखिए फाइबर आपका ड्रॉप हो जाता है। सनाबीर, ये टूर तो वैसे ही बड़ा एक अहम टूर है, और जिस तरह हम बात भी कर रहे हैं कि की टू सक्सेस इन ऑस्ट्रेलिया क्या होनी चाहिए, बहुत सारे प्लेयर्स को लेकर बहुत सारी गुफ्तगू चल रही है। इवन अगर मैं वो चैंपियंस ट्रॉफी जो आने वाली है उसका भी एक हाइंडसाइट में ये सोचूं कि हमने डिफेंड करनी है, 2017 में कौन से प्लेयर्स थे और अब कौन है, तो सिर्फ बाबर आजम ही नज़र आ रहे हैं, बाकी सारी तो टीम जो है वो चेंज होती रही है। टूर टू ऑस्ट्रेलिया वो कितना ज़रूरी होगा इस टीम की उस बॉन्डिंग के लिए, वो जो एक कमराडरी बनी हुई थी जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम 2017 तक और उसके बाद सक्सेसफुल हमें नज़र आई है, उसको वापस लेकर आना रिजवान का प्राइमरी टास्क, और ख़ास तौर पर कुछ प्लेयर्स जिसमें बाबर आजम का एलिमेंट अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा ज़रूरी है। देखिए, मुझे लगता है कि जब आपको कप्तानी मिलती है पाकिस्तान टीम की, किसी भी कप्तान को मिलती है, तो आप कभी भी टीम को किसी दौर में वापस नहीं लेके जाना चाहते, आप अपने दौर की अपनी एक टीम बनाना चाहते हैं, और आई थिंक वही मोहम्मद रिजवान करेंगे भी। और उन्होंने जिस तरह मुल्तान सुल्तान को भी लीड किया है, मुझे लगता है कि वो अपनी ही एक स्टाइल ऑफ लीडरशिप से लेके आएंगे और एक नई टीम होगी। मैं इसीलिए कहती हूँ कि चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले बहुत बड़ा असाइनमेंट है, क्योंकि अगर तो आपके पास 8-10 महीने भी होते तो एक फ़र्क बात थी, बट अभी ऑब्वियसली बड़ा क्रंच में आपने उनको डाल दिया। ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जो मुझे समझ आती है वो सिर्फ एक ही तरीका है ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला करने का, कि आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। आप किसी तरह भी ऑस्ट्रेलिया जाकर ये सोचें कि हम थोड़ी सी भी डिफेंसिव हो जाएं या हम थोड़ा सा अपने इम्पैक्ट प्लेयर्स को छोड़ दें, इसीलिए फ़खर ज़मान की बात बार बार कर रहे हैं। और इसीलिए जब आप T20 में दोनों को देख रहे हैं, बाबर रिजवान को, तो वहाँ पर भी आपको शायद एक चीज़, वहाँ पर आपको फ़र्क फील होगा कि आपको शायद इम्पैक्ट प्लेयर मज़ीद चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ आप ये नहीं कर सकते कि आप विकेटें संभाल लें या डॉट बॉल्स करके जीत जाएं। उनके साथ आप सिर्फ एक ही तरीके से जीत सकते हैं, और वो उनसे ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेल के। अगर आप इंडिया की टेस्ट सीरीज़ देख लें, आप इंडिया ने जब भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जो बड़े, या इंग्लैंड जब जिस ज़माने में एशेज़ में किसी वक्त डोमिनेट कर पाता था,
या इसीलिए बैस बॉल की जो इतनी मशहूरी हुई कि जब तक आप ऑस्ट्रेलिया को अंडर अटैक नहीं लाएंगे, जब तक आप उनको पुश नहीं करेंगे अपने कंफर्ट जोन से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ एक ही चीज़ उनके कंफर्ट जोन से बाहर है और वो ये कि दूसरी टीम उन पर डोमिनेट करे, बिल्कुल। क्योंकि वो उस पोजीशन पे आते ही बड़ा कम है। और मेजॉरिटी टीम्स ऐसे ही जीती हैं हाँ ऑस्ट्रेलिया जी, तो ऑस्ट्रेलिया की लड़कियां हों या लड़के हों, अगर आप उनको एक दफ़ा डोमिनेट कर दें, वहां से वापस आना उनको जैसे नहीं आता। साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम ने बिल्कुल, किया। सेमीफाइनल में आपने देखा, जैसे ही आपने अटैक उन पे लाया, पहले 6 ओवर में 50-60 रन बना, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलियन टीम ही नहीं लग रही थी। आपने हरमन की बात करें या अटापटू की बात करें, बड़े बड़े इनिंग्स क्यों खेल गई? क्योंकि वो जब एक दफ़ा गिर जाते हैं, कोई टीम उन पर डोमिनेट हो जाए, लड़के हों या लड़कियाँ, वहाँ से वापस आना इतना ईजी नहीं है उनके लिए। हाँ, जहाँ पे वो उस मुकाबले को एंटिसिपेट कर रहे होते हैं, वहाँ पे वो इतना सा भी आप उनको चांस देंगे वो वापस आएंगे। पर जनरली अगर आप उनको बिल्कुल एक पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल T20 आप खेल रहे हैं और आपने 5-6 ओवर्स उनको डोमिनेट कर दिया है, तो वहाँ से उनके लिए उनका कंफर्ट जोन से वो बाहर आ जाते हैं। और आई थिंक इस माइंडसेट से आपको जाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में कि आप उनके कंफर्ट जोन में रहते हुए उनसे नहीं जीत सकते। शाहजी, बाबर आजम को लेकर क्या चीज़ें सरगर्म है? हम देख रहे हैं अभी भी वो एक कहते हैं ना, कल्चर वो चेंज नहीं हुआ। अभी भी मैं कुछ मीडिया एंगल से भी चीज़ों को देख रहा था। इवन ऑस्ट्रेलिया टीम में, ऑस्ट्रेलिया के टूर में सारे टीम के प्लेयर्स पहुंच रहे थे, बट बाबर आजम को बड़ा अभी भी डिजिटल मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया पे फोकस बनाया है। वो प्लेयर्स के बारे में पूछ रहे हैं। वो एक इम्पैक्ट तो अभी भी है और मेरे ख्याल से इवन ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी बड़ा बेकरार होगा देखने के लिए कि बाबर अब कैसे स्टेप अप करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की और मेरा ख्याल है ये सीरीज़ लोग देखने इसलिए पसंद करेंगे कि बाबर आजम का रिस्पांस क्या है। बाबर आजम मुश्किल टाइम से गुजरे हैं, उनको बिल्कुल डिस्कार्ड किया गया, कोई शक नहीं है इसमें। इतना बड़ा प्लेयर जब बिल्कुल आप उसको साइड लाइन कर देते हैं तो फिर वो मेहनत करके सामने आता है और अपने आप को दिखाता है कितनी मेहनत की है बाबर ने और किस तरह मेहनत की है कि उनको पता है कि मैं अब ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ या उसकी पिचेस को लेके नज़र में रख के फिर उन्होंने अगर मेहनत की है तो मेरा ख्याल है यहाँ बाबर आजम आपके स्टैंड आउट परफॉर्मेंस उनकी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाबर आजम के लिए जो उनका एक जो क्रिटिक हैं और जिन्होंने इतने अरसे से उनको एक रोल प्ले किया जी उनको टीम से निकालने के लिए, उनको रिस्पांस देना है, उनको दिखाना है कि मैं अभी भी सबसे अच्छा प्लेयर हूँ पाकिस्तान का, सबसे अच्छा बैट्समैन हूँ, मेरे में इतनी मेरे में अभी भी क्रिकेट बाकी है कि मैं बड़े रन कर सकता हूँ, बड़ी इनिंग खेल सकता हूँ। और जब ऑस्ट्रेलिया में आप स्कोर कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है फिर आपकी कोई दो राय नहीं रहती है कि ये इसमें कोई फ़र्क है, कोई प्रॉब्लम है, कोई फॉर्म में नहीं है, कोई फिटनेस का प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें फिर पीछे चली जाती हैं और बड़ा चैलेंज है बाबर आजम के लिए। ये चैलेंज को किस तरह वो एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सारी देखने वाली होगी और ये सीरीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मैं कहता हूँ इसलिए। और दूसरा ज़ाहिर है एक बॉन्डिंग ज़रूर है, देखें बाबर आजम की रिजवान के साथ, सीनियर प्लेयर के साथ, और वो करेंगे कोशिश कि किसी ना किसी तरीके से वो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी हो जिसमें टीम को भी हेल्प की जाए और टीम भी जाके जीते। और ख़ासकर मैं T20 क्रिकेट से भी ज़्यादा उनका फोकस मैं कहता हूँ वनडे क्रिकेट पे होगा कि वनडे क्रिकेट में आप लंबी इनिंग अगर खेल सकते हैं, 30-35 ओवर आप खेल सकते हैं, तो वो लंबी क्रिकेट में आप ये खासकर वनडे में सेंचुरी वगैरह आराम से बन जाती है अगर आप स्टे करते हैं, तो वो देखने वाली बात है। और कौन कौन से और प्लेयर आपके हैं जो आपके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, फ़खर की कमी कितनी महसूस होती है और फ़खर की यूटिलिटी जो टॉप ऑर्डर में वनडे में रहती है जिस तरह आपने साउथ अफ्रीका में देखी होगी, उसकी कोई कमी तो नहीं है पाकिस्तान की जो टॉप ऑर्डर में, ये देखने वाली बात है। पाकिस्तान का जो अटैक है ये किस तरह वहाँ रिस्पॉन्ड करता है, किस तरह चलता है, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, ये सब की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनाइज होगी। इसलिए कि देखें ये दोनों ये सीरीज़ तो नहीं खेले ना जी, और अब पता लगना चाहिए कि क्या अच्छे इन्वायरमेंट में जहाँ आपको पिच रिस्पॉन्ड करती है, जहाँ आपको इन्वायरमेंट फास्ट बॉलर के लिए बड़ी अच्छी है, क्या उनकी स्पीड वही 145-140 नजर आएगी या अभी भी वही 135 पे करेंगे? डिस्कस की जा रही थी, ऑल्दो ये अनकन्फर्म्ड सोर्सेज हैं, कि शायद ये देखा जा सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के प्लान्स T20 की मैं बात करूं उसमें शायद बाबर आजम ना हो। ये बात ठीक है और ये बात बड़ी हद तक ठीक है। ये मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बाबर आजम जो रिजवान कैप्टन हो तो बाबर आजम खेलेंगे, ये तो एक मैं कहता हूँ फॉरगॉन कंक्लूजन ऐसा है कि आपको वो इसमें शक नहीं करना चाहिए, ज़रूर खेलेंगे अनलेस एंड अनटिल के वो फिट नहीं है या खुदा न खास्ता कोई और ऐसी बात है, वो खेलेंगे। और अगर यहाँ पे जाके स्कोर कर लेते हैं T20 में
एक उनके लिए एक्सपेरिमेंट ही है मेरा ख्याल है, और स्कोर कर लेते हैं, अच्छा खेल लेते हैं तो फिर वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये बात डिस्कस हुई है और ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि बाबर आजम, खासकर जो नई सिलेक्शन कमेटी है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने ये आइडिया डिस्कस किया है कि बाबर आजम को आप ज़्यादा T20 में कंटिन्यू ना करें। T20 का वर्ल्ड कप जो है वो 2 साल बाद है, उस वक्त तक आप बड़े अपने बैट्समैन जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो इनको उस फ्रेम ऑफ माइंड में ना रखें कि जी ये जाके आपको 2 इयर्स डाउन द लाइन ये आपको सर्व करेंगे और T20 क्रिकेट में खेलेंगे, ये बात चल रही है। अब वो ही बात है कि इसको कितना वो नलिफाई कर सकते हैं इस सोच को, वो आप जाके ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे कि जब वो वनडे के बाद वो T20 सीरीज खेलेंगे तो फिर पता लग जाएगा कि बाबर आगे चलते हैं या कितना चलते हैं। बिल्कुल जावेद, बड़ा एक दफ़ा सोच कर दोबारा से दुख होता है, तकलीफ होती है। अब 120 पर 120 नहीं बना था हमसे, ये बार बार कह के हमें जो है वो दोबारा उस जख्म को ताज़ा किया जाता है। लेकिन अब ये जो मुस्तकबिल के प्लान्स हैं और ख़ास तौर पर ये ऑस्ट्रेलिया टूर बाबर आजम के लिए, और मेरे ख्याल से बाबर के क्रेडिट में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शायद वो भी कह रहे होंगे कि ये बेहतरीन मौका है कि क्योंकि ये वो पिचेस हैं जहाँ पर बाबर पसंद करते हैं, बॉल बैट पर आ रहा है, ज़रा ऑन दी आप खेल सकते हैं, तो मौका भी ज़रा बेहतरीन किस्म का है। और रिजवान के साथ तो बॉन्डिंग वैसी बड़ी अच्छी है। जी बिल्कुल, यहाँ से उनको कम बैक करना भी चाहिए, ख़ासतौर पर वनडे क्रिकेट जिस तरह शाह साहब ने बात की है कि यहाँ पर उनको कम से कम 35 ओवर आप आराम से जो है सर्वाइव कर सकते हो। जो अगर आपने इनिंग का आगाज़ करें तो इनिंग के आगाज़ में आपके साथ कामरान गुलाम के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि फ़खर तो अब है नहीं, स्क्वाड में का हिस्सा ही नहीं है। कामरान गुलाम के लिए खुद भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक में रन्स किए ना, डोमेस्टिक परफॉर्मर है। अभी रिसेंट में उन्होंने टेस्ट में अपने होम कंडीशन में सेंचुरी की है डेब्यू पर। अब बाउंसी विकेट पर शाहीन के साथ, शाहीन जो हमारी टीम है पाकिस्तान है, उसके टूर्स में और पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल के टूर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्राउड का बहुत बड़ा प्रेशर होता है, फिर कंडीशन, फिर आपको क्वालिटी क्रिकेट में काफ़ी डिफरेंस। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे लग रहा है साइम और रिजवान ओपन करेंगे वनडे में, तो क्या क्या लगेगा आपको? देखें और मिडिल ऑर्डर आप तगड़ा कर देंगे उसकी वजह से? ऐसे भी है, हो सकता है, इस तो पॉसिबल, क्योंकि रिजवान के पास भी वनडे और T20 दोनों का एक्सपीरियंस है एज ए ओपनर। साइम ऑलरेडी जो है हम वाइट बॉल में उनको यूटिलाइज, रेड बॉल में भी हमने उनको यूटिलाइज किया हुआ है, ठीक है। और वाइट बॉल में तो एक प्लस पॉइंट ये होता है कि 30 यार्ड सर्कल जो पावर प्ले है उसका हमने फ़ायदा उठाना है। नो लग शॉट में थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना चाहिए। अब देखना चाहिए बॉल को कि बॉल की लाइन और लेंथ क्या है, और ये वो विकेट्स नहीं है जो आपकी नी हाइट पे बराबर आती है, आपके चेस्ट हाइट पे भी बॉल आती है। आपको शॉर्ट पिच बॉल भी देखने को मिलेंगे, आप खेलने को मिलेंगे, उस पर भी आपने परफॉर्म करना है। तो ये चीज़ें उनको कम से कम अभी 2-3-4 दिन जो है इसमें जो है इनको अपने प्लानिंग बनानी होगी, खासतौर पर साइम को ये जिम्मेदारी, क्योंकि उनके लिए भी एक बहुत बड़ा टूर है, क्योंकि उस पर अगले 5 साल, इस टूर पे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो अगले 5 साल तक खेल सकेंगे अगर वो परफॉर्मेंस देते हैं। ये और कुछ शायद ना भी खेल सकें। अब ये वही तो बात है, अगर परफॉर्मेंस दे तो अगले 5, क्योंकि यही वो टूर है जो आपको रजिस्टर्ड करवा देता है कि हाँ जी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, वही जो हम माजी की बातें कर रहे हैं कि जी इस ऐसे टूर से बहुत सारे खिलाड़ियों के फ्यूचर बने। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि अगर अच्छी कोई परफॉर्मेंस आ जाती है और कोई ऐसा रिजल्ट हो जाता है सीरीज वाइज जो आपके फेवर में चला जाता है, तो फिर इंटरम कोच इंटरम ही रहेंगे या फिर वो तब्दीली होगी कि नहीं, ये बड़ा अहम सवाल बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी जरूर है। असलैन को एक प्लस पॉइंट हासिल है, हाँ, क्योंकि वो बिग बैश में यहाँ पर खेलते रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो उनको कंडीशन से वाकफियत है, पिच से वाकफियत है, वो कुछ कर दिखा सकते हैं। शाहीन का वही अभी तक कंफर्म नहीं है कि उनका वो नी प्रॉब्लम चल रहा है, क्या उन्होंने रिहैब में कंफर्म अब रिकवर कर चुके हैं या कि नहीं, लेकिन असलैन के पास एक गोल्डन चांस है। बिल्कुल बिल्कुल है, और मेरे ख्याल से अगर ये हो गया तो फिर और भी बहुत सारी तब्दीलियां कहीं ना कहीं नजर आ जाएंगी। लेकिन वो कहते हैं ना, वो आके बॉल जो बार बार एक टर्मिनोलॉजी डिस्कस की जा रही है वो चल रही है, लेकिन वहां पर मर्जी हमारी नहीं चलेगी, वहां पर मर्जी उनकी चलेगी, घास लगाना है या उड़ाना है। उड़ाना है। बट सर आखिरी सवाल प्रोग्राम क्लोज करने से पहले आपसे ज़रूर पूछूंगा कि ओपनिंग प्रॉस्पेक्ट्स अब पाकिस्तान किस तरफ जा सकता है? मुझे लगता है कि रिजवान का बेहतरीन रोल एज एन ओपनर ही है, लेकिन आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, अब कप्तानी मिली है तो बहुत सी चीज़ों में वो अपनी से डाल सकते हैं, क्योंकि उनका जो आगाज़ भी हुआ था, आपको पता है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से ही ओपन पे ही T20 में उनको जो प्रॉपर जगह मिली थी वहाँ से मिली थी, तो हो सकता है कि वो अपने आप को उधर प्रमोट करें। अब्दुल्ला शफीक उन्होंने साथ सेलेक्ट किए हुए हैं, तो अब वो देखना होगा कि अगर वो ओपन करते हैं तो फिर इसका मतलब है अब्दुल्ला की जगह मुश्किल हो जाएगी 11 में बननी, क्योंकि फिर आप ज़्यादा आपका जो मिडिल ऑर्डर है शायद ऑलराउंडर्स के ऊपर आपका इन्हिसार करना पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली अगर अब्दुल्ला खेलते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ओपन की जगह ही उनको सूट करती है। तो अब ये देखना होगा, ऑब्वियसली ऑप्शन ज़रूर है। और मेरे ख्याल से जो आपने पहले T20 की भी बात की, सलमान अली आगा की और ऑलराउंडर होने की, तो क्या पता कप्तानी के बाद मिलने के बाद वो खुद अपने आप को बॉलिंग में ज़रा और तगड़ा होके ला सकें, तो शायद हम वो ऑलराउंडर की शक्ल जो है वो हमें अब नज़र आए, क्योंकि एज ए प्लेयर आप डिपेंड करते हैं अपने कप्तान पे कि आपको कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है। तो अब उनके पास भी एक चांस है
कि वो अपने आप को फुली यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि नहीं। और जैसे आप इधर सब ने ही कहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट टूर है कि चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले आप उसमें भी टीम से अंदर और बाहर हो सकते हैं। तो आई थिंक बहुत प्रेशर है, और बात ही ये होती है कि जो प्लेयर वही जो टॉप लेवल का एलीट प्लेयर उसी को कहते हैं जो मैक्सिमम प्रेशर में परफॉर्म करे। तो आई होप कि हमारे प्लेयर्स उसमें परफॉर्म करें और ताकि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी में हमें भी कोई तसल्ली बिल्कुल, मिले। एंड आई होप हम क्रिकेट पर बात करना जिस तरह आज शुरू कर दी हम करते रहें, क्योंकि फिर हम ऐसे डी ट्रैक हो जाते हैं कि वो चीज़ें, और पाकिस्तान क्रिकेट इज रिमार्केबल एनीवे। आई मीन अगर आप रिजवान की भी बात करें फ्रॉम अ पॉइंट जहाँ लोग कहते थे दायरा नहीं क्लियर होता टू अ कैप्टन ऑफ योर वाइट बॉल फॉर्मेट, आई थिंक इट्स अ रिमार्केबल जर्नी। बिल्कुल। सेल्फ बिलीफ और डिटर्मिनेशन, ये दो चीज़ें जो हैं, हिम्मत कभी नहीं हारनी। बट बहुत शुक्रिया सर अमीर, मोई शाह साहब और जावेद आपका कि हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। बड़ा ही ज़बरदस्त टूर होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के साथ। एक चीज़ तो तय है कि रिजल्ट्स अगर आपकी तरफ ना भी आएँ तो वो इतनी एक्साइटिंग क्रिकेट होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अच्छा लगता है, ज़रा विजिबल पर्सपेक्टिव से भी अच्छी होती है कि बड़ा मज़ा आता है उस कंपटीशन को देखकर। तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है जब दौरा ऑस्ट्रेलिया बाकायदा तौर पर शुरू होगा। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।